नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। इसकी तैयारी शासन के अधिकारियों ने पूरी कर ली है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि जुलाई महीने की पहली धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। बैठक शाम को 4 बजे से शुरू होगी। इस मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बैठक में खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आवास और वन विभाग समेत अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वन विभाग के तहत फायर फॉरेस्ट कमेटी का गठन संबंधित प्रस्ताव, तमाम विभागों में कर्मचारियों से जुड़ी संशोधित सेवा नियमावली प्रस्ताव समेत अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। तो बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसमें खनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, वन विभाग समेत अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। तो बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे से ये जो बैठक है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है और इसकी तैयारियों के लिए पहले से ही अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था की हुई है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और ऐसे में सचिवालय में हलचल काफी तेज है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो जुलाई महीने की पहली धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष में होगी और खबर है कि बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, आज क्योंकि बैठक होनी है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ये प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि कौन कौन से ये प्रस्ताव हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऋषि, देखिए आज 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक है। तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक जो है सचिवालय में आयोजित की जाएगी। लगभग शाम को 4 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। जहाँ तक प्रस्तावों की बात है तो 1 दर्जन से ऊपर प्रस्तावों पर आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है, उन पर मोहर लगाने का काम कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर पर्यटन, शिक्षा विभाग से संबंधित कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जो मानसून सीजन इस वक्त चल रहा है उसमें भी कई चर्चा देखने को मिल सकती है क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं उत्तराखंड में और पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जो चारधाम के यात्री हैं उनको भी काफी परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जिस पर आज कैबिनेट कहीं ना कहीं चर्चा कर सकती है और कई प्रस्तावों पर फिलहाल मोहर लगाने का काम भी कर सकती है। फिलहाल क्या प्रस्ताव सामने निकल कर आएंगे और किन प्रस्तावों पर कैबिनेट जो है अपनी मंजूरी देगी, ये देखने वाली बात होगी। जब शाम को कैबिनेट बैठक संपन्न होगी और उसके बाद ब्रीफिंग की जाएगी तो समझ चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। जी बिल्कुल, बैठक जब संपन्न होगी उसके बाद ही स्पष्ट यहाँ पर हो पाएगा आलोक कि कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है और ऐसे में अगर बात करें क्योंकि खेल मैदान को लेकर तो खेल मैदान बनाने संबंधी प्रस्ताव समेत कई अन्य प्रस्ताव भी हैं जिस पर कैबिनेट की मोहर लगाने की संभावना आज जताई जा रही है। खेल मैदान को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि काफी दिनों से इसकी मांग उत्तराखंड में हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल मैदान हर जिले में बनाने की बात की थी। उसी पर आज चर्चा हो सकती है, उस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको जैसे मैंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन संबंधित कई ऐसे प्रस्ताव हैं
जिस पर कैबिनेट फिलहाल मंजूरी दे सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चरम पर है और पर्यटन जो है सबसे ज्यादा चारधाम यात्रा के दौरान ही देखने को मिलता है। तो फिलहाल हो सकता है कि इस पर भी गहन चर्चा हो और उसके बाद कैबिनेट जो है कई प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी देने का काम भी करे। इसके अलावा जोशीमठ में भी फिलहाल जोशीमठ भी संकट की जद में इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि मोटर मार्ग जो अभी हाल फिलहाल में बंद हुआ है उसका विरोध भी काफी जोशीमठ के ग्रामीण करते हुए पहले से ही आ रहे हैं। अब क्या कैबिनेट इस पर फैसला लेती है और क्या देखने वाली बात होती है, ये खैर शाम को ही पता लगता है। जी रेशमी। जी आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि हरेला पर्व के तहत 1,64,00,000 से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। वहीं उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। यह वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। तो हरेला को मनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला सावन के आगमन का संदेश देता है। हरेला देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर हरेला पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लगातार तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए हमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहा भी जाता है आलोक कि जितने पौधे हम लगाएंगे उतना ही हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा, हमें स्वच्छ हवा मिल सकेगी। और हरेला पर्व की अब क्योंकि शुरुआत हो रही है तो ऐसे में अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प देवभूमि में लिया गया है। चाहे छात्र हों, स्कूली या फिर बड़े हों या तमाम अधिकारी, सब हरेला पर्व को उत्सव के रूप में तो मना ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य भी इस बार रखा गया है। पहले तो हमें हरेला के महत्व को समझना होगा। हरेला जो है उत्तराखंड का पौराणिक पर्व है और हर साल इसे मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में इसको ज्यादा मनाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में भी इसको मनाया जाता है और पुश्तों से ही ये पर्व मनाते हुए लोग उत्तराखंड के आए हैं। तो ये जो पर्व है ये हरियाली की ओर इशारा करता है और सावन के आने का संदेश भी ये पर्व देता है। इसी के तहत फिलहाल जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने ये बात कही है कि उनका लक्ष्य है कि 1,64,00,000 पेड़ जो है हरेला के पर्व के दौरान लगाए जाएं। उसके लिए सभी अधिकारियों को भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो लोग हैं और जो खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको खास तौर पर अपील की गई है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर है वो बाकी राज्यों के अनुसार थोड़ा कम है और उत्तराखंड के लिए ये जो हरेला पर्व है ये काफी मायने भी इसके होते हैं, क्योंकि फिलहाल हरेला में ऐसा देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में कई पेड़ पौधे भी हैं और एक जंगल का जो एरिया है उत्तराखंड का वो कई ज्यादा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में प्रदूषण का स्तर भी कम है। तो हरेला का मेन मोटिव यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। हालांकि सबसे बड़ी चीज जो इसमें आती है कि पिछले सालों की तुलना में भी हरेला मनाया गया था, लेकिन पिछले वर्ष जैसे 1 लाख पेड़ लगाए गए थे तो उन 1 लाख पेड़ों की देखरेख जो है आखिर कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि देखने को ये मिलता है कि पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं हो पाती और वो पौधे कहीं ना कहीं सूख जाते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं रह पाता है। अब इस बार जो 1,64,00,000 पेड़ लगाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, आखिर वो धरातल पर किस तरह से रहेगी, क्या उनकी देखरेख की जाएगी? और जो ये पेड़ फिलहाल में अभी कटे हैं, चाहे हम दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर ऑल वेदर रोड की बात करें, जो लाखों की संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है, क्या जो ये 1,64,00,000 पेड़ लगाने की बात की जा रही है क्या उसे कवर अप कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी रेशमी, बिल्कुल बड़े विस्तार से आलोक आपने यहाँ पर समझाया। और वैसे भी क्योंकि कुमाऊं का ये पर्व है, कुमाऊं के लोग विशेष तौर से इसे मनाते हैं और क्योंकि कहा जाता है कि जो हरेला की बालियां हैं वो अच्छे फसल के संकेत उससे मिलते हैं। हरेला पर्व की तैयारियों में लोग 9 दिन पहले से ही जुट जाते हैं। 9 दिन पहले घर पर मिट्टी या फिर बांस से बनी टोकरियों में हरेला बोया जाता है। इसको भी आपसे समझना चाहेंगे ताकि जो दर्शक इससे अनजान हैं कि हरेला पर्व क्या होता है, इसमें क्या कुछ विशेष होता है, उनको भी समझाएं।
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो हरेला पर्व है ये कहीं ना कहीं एक हरियाली की ओर इशारा करता है, और उत्तराखंड जैसा जो राज्य है वहां पर हरियाली काफी ज्यादा है, पेड़ पौधे काफी ज्यादा हैं, जंगल काफी ज्यादा हैं। तो उसी को मेंटेन करने के लिए इस हरेला पर्व को सदियों से मनाया जाता है। और इस हरेला पर्व में जो है, जैसे आपने भी बताया कि 9 दिन पहले से ही हरेला पर्व में तैयारियां पूरी शुरू कर दी जाती हैं। टोकरियों में मिट्टी भरकर हरेला बोया जाता है, और जो कलियां खिलती है उससे साफ तौर पर यह होता है कि आने वाले जो वक्त है, जो मानसून सीजन होता है खासतौर पर उत्तराखंड में, उस वक्त जो है ज्यादा धान बोई जाती है, ज्यादा क्रॉप्स जो है उस वक्त पर देखी जाती हैं। तो अगर हरेला पर्व में कली जो खिलती है वो अगर अच्छी होती है तो ऐसा माना जाता है कि जो ये धान बोया गया है या फिर जो क्रॉप्स बोई गई हैं, जो साग सब्जियां बोई गई हैं, वो भी काफी अच्छी ढंग से जो है वो डेवलप होंगी, काफी अच्छी बेहतर तरीके से जो है ये जो हरेला का पर्व है वो इसको मनाएगा। तो फिलहाल हरेला का महत्व इतना ही है, और उसको हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि मनाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि जब सरकार हरेला पर्व मनाती है तो पेड़ पौधे लगाती जरूर है, लेकिन उनकी देखरेख नहीं कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्या सरकार इस बार जो ये लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ 64 लाख पेड़ लगाने का, क्या वो सफल साबित हो पाता है, क्या धरातल पर उतर पाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में तो पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको फिर बचाने की जिम्मेदारी भी तमाम लोगों की जो पौधे लगाते हैं उनकी होनी चाहिए। आलोक, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री का कहना है कि महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतर तरीके से हो रहा है और भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। तो अब कहा जा रहा है कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले क्योंकि तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष, और तब तक भट्ट के हाथों में ही कमान रहेगी। तो प्रदेश बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने में मिलेगा, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि इस बात की चर्चा पिछले 3 दिन से तेजी के साथ चल रही है कि प्रदेश बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने में मिलेगा, लेकिन अब इस तरह की चर्चाएं भी आज सुबह से शुरू हो गई हैं कि परिवर्तन की भविष्य में फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। तो देखिए, नवंबर माह में ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको बदला जाएगा, उनकी जगह कोई नए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि महेंद्र भट्ट जो है वो फिलहाल राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। और ऐसा देखने को मिलता है बीजेपी में कि अगर किसी के पास एक दर्जा है, किसी के पास एक पद है, तो दूसरा पद जो है उसे नहीं दिया जाता है। तो इसी के तहत अभी बात ये चल रही है कि नवंबर महीने में कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट को उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा, जबकि जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। हालांकि बीजेपी जो है इसको फिलहाल नकारने का काम कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल उन्हें पद पर हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के, और काफी अच्छे बेहतर रूप से भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से पार्टी जो है मजबूत हुई है पूरे उत्तराखंड में। तो अभी कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि उनको हटाया जाएगा। हालांकि ये इंटरनल रणनीति भी बीजेपी की हो सकती है। वो हो सकता है कि अभी अपने कार्ड जो है वो ना खोलना चाहे, और बीजेपी साफ तौर पर अभी ना बताना चाहे कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष को बदल रही है या नहीं बदल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि नवंबर माह में हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आलोक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के कपकोट तहसील अंतर्गत आने वाले ग्लेशियरी गांव बदिया कोट के ग्रामीणों ने सुंदर ढूंगा ग्लेशियर के ऊपर देवी कुंड में बने कथित अवैध मंदिर के ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया है। एसडीएम कपकोट अनुराग आर्य ने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता लग पाएगा। केदारनाथ धाम में सोना चोरी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को षड्यंत्र के तहत तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के पास सोना चोरी होने से संबंधित कोई तथ्य हैं तो वो न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं या उच्च एजेंसियों से जांच कराने का आग्रह करें। अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में सोना चोरी जैसे आरोपों में कोई दम नहीं है।
कांग्रेस के एजेंडे के तहत इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी होने संबंधी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एक संत के रूप में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का हम सम्मान करते हैं, लेकिन संत होने के बावजूद मीडिया में बयानबाजी कर चर्चा में रहना उनका इतिहास रहा है। उधर उधम सिंह नगर जनपद में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लाइन पर लाने के लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए रुद्रपुर, खटीमा और बाजपुर कोतवाल समेत लगभग 1.5 दर्जन उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया है, जबकि रुद्रपुर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार को वीआरओ की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह खटीमा के कोतवाल मनोहर दसोनी को रुद्रपुर का नया कोतवाल बनाया गया है और बाजपुर के कोतवाल मनोज रतूड़ी को पंतनगर थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नरेश चौहान को बाजपुर भेजा गया है, जिसमें 5 प्रभारी निरीक्षक और 22 उप निरीक्षक के तबादले हुए। पौड़ी जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज का एकीकरण किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीणों ने दोनों विद्यालय के एकीकरण पर अपनी आपत्ति जताई है। दरअसल बीते दिनों मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका से इस संबंध में अभिभावक संघ के साथ बैठक कर अभिभावक संघ की राय जानने के निर्देश दिए थे, जिस पर अभिभावकों ने अपना विरोध जताते हुए सर्वसम्मति से लिए गए अपने फैसले पर अपना प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा और एकीकरण का विरोध जताया। और ग्रामीणों ने कहा कि दोनों स्कूल का एकीकरण हुआ तो वो शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और अपने बच्चों का दाखिला किसी निजी विद्यालय में करवा देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस बार बोर्ड रिजल्ट 100% रहा, जबकि जिस विद्यालय में एकीकरण होना है उसका बोर्ड रिजल्ट इस बार बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में वो नहीं चाहते कि छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने 20 साल पहले राजकीय बालिका इंटर कॉलेज निर्माण के लिए अपनी जमीन दान में दी। ये जमीन शिक्षा व्यवस्था को क्षेत्र में मजबूत करने के लिए दी गई थी, ना कि विद्यालय एकीकरण के लिए। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों विद्यालय का एकीकरण हुआ तो शिक्षा विभाग के खिलाफ वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं डीएम पौड़ी ने एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। उधर रुद्रपुर में पुरानी रंजिश के चलते 4 बाइक पर आए 12 लड़कों ने भूरा रानी में जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि एक युवक को पीटने के लिए खोज रहे युवकों ने इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। युवक शिव कुमार की मां सीता देवी ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल भूरा रानी निवासी एक युवक का कुछ महीने पहले बिंदु खेड़ा निवासी कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। मंगलवार की रात युवक रुद्रपुर से घर आ रहा था। इसी बीच युवक का लड़कों ने पीछा करना शुरू किया तो वो गांव में कहीं जाकर छिप गया। इस दौरान ये लड़के लाठी डंडे लेकर युवक के घर के पास पहुंच गए थे। उधर रुद्रप्रयाग के अचोपता डूंगरी मोटर मार्ग पर कोटेश्वर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार 6 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ ने सभी घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भेजा है, जहां
चारों घायलों का इलाज चल रहा है। साथ ही मृतकों के शव भी एसडीआरएफ ने खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिए हैं। इस हादसे में मरने वाले और घायल सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी मृतकों और घायलों की पहचान रुद्रपुर के डुंगरी गांव के निवासी के रूप में हुई है। तो मरने वाले इस हादसे में एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। खाई में दरअसल कार गिरी जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। इनमें से भी कुछ लोगों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। घायलों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भेजा गया है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।